हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। और आज के इस चर्चा के अंदर हम मार्क्सवाद के ऊपर या मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। जो मार्क्सवाद है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है। और मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया के अंदर दो तरह की राजनीतिक विचारधाराएं, एक उदारवादी विचारधारा है या उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा है, या दूसरा उसका नाम है पूंजीवाद की विचारधारा है। और दूसरी तरफ मार्क्सवाद की विचारधारा या समाजवाद की विचारधारा या साम्यवाद की विचारधारा है। इनको हम एक ही कह सकते हैं। जो मार्क्सवाद की जो विचारधारा है इस बात पर आधारित रहती है मुख्यतः कि उत्पादन के संसाधनों पर क्या है, राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। उत्पादन के संसाधनों पर व्यक्ति विशेष का निजी नियंत्रण नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उत्पादन के संसाधनों पर व्यक्ति विशेष का निजी नियंत्रण रहेगा तो समाज के अंदर जो विषमता है आर्थिक आधार पे वह क्या है, लगातार कायम रहेंगी। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे व्यक्ति जो अपना श्रम बेचते हैं, जो कि मजदूरी करते हैं और अपना श्रम बेच के अपने जीवन का गुजारा भत्ता हुए करते हैं, उन लोगों की जो संख्या बहुत अधिक है। परंतु ऐसे व्यक्ति जो श्रम नहीं करते बल्कि दूसरों के श्रम का क्या है, दूसरों के श्रम से जो अर्जित आय होती है उस अर्जित आय को अपने जेब के अंदर हड़पने का काम करते हैं, उसको क्या है अपने जेब के अंदर डालते हैं। या ऐसे व्यक्ति, क्योंकि उन व्यक्तियों को क्या है उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण है। और दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण नहीं है। और जब उन व्यक्तियों का उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण नहीं है, जिस वजह से क्या है उन व्यक्तियों को तो अपना श्रम बेचना पड़ता है। और जिन व्यक्तियों का उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण है वे व्यक्ति क्या है, उन व्यक्तियों का क्या मिसयूज करते हैं, उन व्यक्तियों का क्या है गलत उपयोग करते हैं, जिन व्यक्तियों के पास उत्पादन के संसाधन नहीं है। दरअसल के अंदर क्या है, जो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, जो मार्क्सवाद की विचारधारा है, वो राज्यों को एक शोषण का यंत्र मानता है। उनका ये मानना है कि जो राज्य है दरअसल पूंजीपतियों के हाथों में एक शोषण का एक यंत्र है। जो शोषण किसका करता है, वो शोषण सर्वहारा वर्ग का करता है। वो शोषण किसका करता है, वो शोषण उसका करता है जो कि अपनी श्रम को बेचता है, ठीक है, जो कि अपनी कड़ी मेहनत से क्या है अपने गुजारा भत्ता करने का काम करता है। दरअसल के अंदर जो साम्यवाद की विचारधारा है वो इस बात का भी वकालत करती है कि राज्य विहीन समाज होना चाहिए, क्योंकि राज्य क्या है एक शक्ति का प्रतीक है और राज्य क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है। किसका इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटलिस्ट क्लास का, एक पूंजीपति वर्ग का। जब आपका राज्य नहीं होगा बल्कि राज्य के अंदर सभी व्यक्ति क्या है ऐसे व्यक्ति होंगे, उत्पादन के संसाधनों के ऊपर किसी व्यक्ति का निजी नियंत्रण नहीं होगा, उत्पादन के संसाधनों के ऊपर पूरे समाज का नियंत्रण होगा। और हर एक व्यक्ति क्या उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार और वो अपनी क्षमता के अनुसार काम वो करेगा। ऐसे समाज के अंदर क्या है मार्क्सवाद होगा। हालांकि जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद क्या है, पहली बार ये जो विचार कार्ल मार्क्स ने दिया था। हालांकि कार्ल मार्क्स से पहले भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने साम्यवाद की विचारधारा की समाजवाद की विचारधारा की बात की थी, जिन्होंने कल्याणकारी राज्य की बात की थी, जिन्होंने इस बात की वकालत की कि समाज के अंदर या देश दुनिया के अंदर जो गरीबी बढ़ रही है, गरीबी की जो खाई बढ़ रही है वह कम होनी चाहिए, किस तरह से कम की जा सकती है। परंतु जिस हिसाब से जो कार्ल मार्क्स ने है इस विचार को बहुत अधिक पॉपुलराइज करने का काम किया था, या साम्यवाद को एक आंदोलन बनाने का काम किया था, या 1861 के अंदर कार्ल मार्क्स ने पहली बार क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना उसने की। या कार्ल मार्क्स ये भी कहता था कि हमें क्या है कि दुनिया के जितने भी मेहनत कश जो व्यक्ति है, जो मजदूर है, वो क्या है एक हो जाओ। तुम्हारे पास क्या है खोने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए तुम्हारे पास क्या है, जो तुम्हारे पाँव में बेड़िया जो बंधी हुई है गुलामी की, हुए क्या टूट जाएगी, और पाने के लिए तुम्हारे पास क्या पूरा संसार है। उसके बाद कार्ल मार्क्स के बाद जो मार्क्सवाद के विचारों के अंदर फ्रेडरिक लेनिन की बात हो, या स्टालिन की बात हो, या चीन के अंदर माओ त्से तुंग की बात हो, या बहुत सारे जो ऐसे स्कॉलर जो कार्ल मार्क्स के समकालीन रहे या लेनिन के समकालीन रहे, या वर्तमान के कंटेम्प्रेरी दुनिया के अंदर जो मार्क्सवादी विचारक है, या जर्मनी के अंदर एक फ्रैंकफर्ट स्कूल है, वहाँ के जो मार्क्सवादी जो
विचार या जो प्रोफेसर है उनके जो विचार है उनको सम्मिलित रूप के अंदर हम क्या है आज की चर्चा के अंदर क्या है मार्क्सवाद जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके बारे में समझने की कोशिश करने वाले हैं। दरअसल जो मार्क्सवाद है ये 19वीं और 20वीं शताब्दी का क्या है एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत रहा है। और इस समय के दौरान हमें मालूम है कि जो उदारवाद जो पूंजीवाद है वह भी अपने चरम सीमा पे रहा था। मार्क्सवाद के अंदर एक टर्म आता है, कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं हम चिरसम्मत मार्क्सवाद। ठीक है, ये जो चिरसम्मत जो मार्क्सवाद है ये क्या है, ये स्वयं मार्क्स और एंजल्स के विचारों पर आधारित है। जो एंजल्स थे वो कार्ल मार्क्स के मित्र थे और बहुत सारी जो बुक्स है कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने क्या एक साथ लिखी थी। उन्हें क्या है कार्ल मार्क्स और एंजल्स को क्या चिरसम्मत मार्क्सवादी कहा जाता है। जो चिरसम्मत मार्क्सवाद था, जो ओरिजिनल मार्क्सवाद था, उसकी जो मुख्य मान्यताएं क्या थी कि ये जो सिद्धांत था, इसका पूरा का पूरा जो दर्शन था वह कार्ल मार्क्स के विचारों पे आधारित था। ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत वो बोलता था कि समाज के अंदर एक तरफ पूंजीपति वर्ग है और दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग, और दोनों के बीच क्या है संघर्ष होगा। और ये इतिहास की जो व्याख्या करते हैं वो भी वर्गीय संघर्ष के आधार पर करते हैं। एक वे सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत देते हैं चिरसम्मत मार्क्सवाद का। ठीक है, सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत देते हैं। नेक्स्ट बोलते हुए क्रांति का सिद्धांत देते हैं या वर्गीय भिन्न या राज्यहीन समाज की स्थापना। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है बड़े कॉन्सेप्ट हैं जिसके ऊपर क्या गहरी बात हो सकती थी, काफ़ी समय तक बात हो सकती थी, परंतु इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीरेंद्र एचव्यू के पे भी कार्ल मार्क्स के संबंध में मेरे अलग अलग बहुत सारे वीडियोज बने हैं। तो आपसे ये भी अपील है कि कार्ल मार्क्स के उन वीडियोज़ को भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। यदि मार्क्सवाद के बाद मार्क्स के बाद मार्क्सवाद की बात हम करें कि जो कार्ल मार्क्स की जब जीवन समाप्त हो गया था 1883 के अंदर, उसके बाद क्या उनका मार्क्सवाद किस तरह से रहा या मार्क्सवाद के अंदर किस तरह से चेंजेज आते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। मार्क्सवाद को दरअसल हम क्या मार्क्सवाद लेनिनवाद के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लेनिन ही पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने कि कार्ल मार्क्स के जो विचार है उसको क्या है प्रैक्टिस के अंदर किया था। या रूस के अंदर क्या 1917 के अंदर जो रूस के अंदर जो क्रांति हुई थी, पहली दुनिया की साम्यवादी क्रांति हुई है रूस के अंदर ही हुई थी, और जिसको क्या है कार्ल मार्क्स के विचारों पर ही आधारित। ठीक है, इसको क्या कार्ल मार्क्स का आधारित प्रैक्टिस कहा जाता है। मार्क्स की जो एक महत्वपूर्ण जो रचना थी थीसिस ऑन फ्यूरबाख, उसमें कहा था कि अभी तक क्या है जो दार्शनिक है उन्होंने क्या है दुनिया की व्याख्या की है या इतिहास की व्याख्या की है, कार्ल मार्क्स को दिए गया रहा, जबकि क्या है जरूरत इसे दुनिया को बदलने की है और ये इतिहास को बदलने की है, ये क्या कार्ल मार्क्स का मानना रहा है। अब जो रूस के अंदर 1917 के अंदर जो रूस के अंदर साम्यवादी क्रांति हुई जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों पर ही आधारित थी, बहुत सारे जो मार्क्सवादी जो स्कॉलर्स रहे उनके बारे में क्या उनके बीच भी क्या है जो 1917 की रूस की साम्यवादी क्रांति थी उसको क्या बहुत सारे मतभेद रहे, उनके क्या बहुत सारे ऑब्जेक्शन रहे। वो मुख्य ऑब्जेक्शन क्या थे, जैसे जॉर्ज प्लेखानोव का एक नाम आता है। ठीक है, और जो जॉर्ज प्लेखानोव क्या है उनको भी रूसी मार्क्सवाद का पिता कहा जाता है, और उनकी महत्वपूर्ण बुक है जिसका नाम था सोशलिज्म एंड द पॉलिटिकल स्ट्रगल। सोशलिज्म एंड द पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर क्या है जॉर्ज जो प्लेखानोव है वे कह रहे हैं कि देश दुनिया के अंदर कहीं पे भी क्या है एक जो साम्यवादी क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति तभी हो सकती जबकि उस समाज के अंदर या उस देश के अंदर क्या है जो पूंजीवाद है वो अपनी उन्नत अवस्था के अंदर हो या विकसित अवस्था के अंदर हो, उसके बाद ही उस राज्य के अंदर क्या मार्क्सवाद आ सकता है या जो बुर्जुआवादी क्रांति हो सकती है। इसलिए उनका भी ये मानना था जॉर्ज प्लेखानोव का कि रूस के अंदर अभी साम्य पूंजीवाद नहीं है, पूंजीवाद अपनी विकसित अवस्था के अंदर नहीं है, इसलिए ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है रूस के अंदर मार्क्सवादी क्रांति करना क्या है गलत होगा। परंतु लेनिन ने क्या है इस विचार से क्या है असहमत थे और उन्होंने परिवर्तित समय के साथ क्या कार्ल मार्क्स के विचारों में परिवर्तित करने का काम किया, और उसके बाद क्या उन्होंने रूस के अंदर कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पे ही 1917 में उन्होंने साम्यवादी क्रांति की। जो लेनिन के द्वारा मार्क्स के विचारों की जो व्याख्या की गई थी या पुनर्व्याख्या की गई थी वो उसको व्यवहारिक रूप के अंदर उन्होंने लागू करने का काम किया था। लेनिन क्या कहता है, लेनिन कहता है कि परिवर्तित जो परिस्थितियां हैं वह क्या है मार्क्स के सिद्धांत को क्या हुआ है उसको व्याख्या पर पुनर्व्याख्या करने में उन्होंने परिवर्तित उसका काम किया गया। लेनिन क्या बोल रहा है कि जो हमारा क्या जो पूंजीवाद है उसका जो विनाश है वो क्या अपरिहार्य है, उसको रोका नहीं जा सकता था, परंतु जो साम्यवादी जो समाज की जब स्थापना होगी
तो इसके लिए लेनिन ने ये कहा कि उन्होंने क्या है, इसके लिए लेनिन ने क्या पहली बार पार्टी को या दल को अत्यंत महत्व दिया। जबकि जो कार्ल मार्क्स के विचारों को, जो इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो उसमें आपको जरूर देख लेना चाहिए, कार्ल मार्क्स अपने विचारों के अंदर क्या पॉलिटिकल पार्टी को अहमियत नहीं देते। उनका ये मानना था, ना ही वो राजनीतिक विचारधारा को अहमियत देते। कार्ल मार्क्स तो ये मानता है कि मजदूरों की दरअसल के अंदर कोई विचारधारा होती ही नहीं है, और जो विचारधाराओं की जो जरूरत पड़ती है पूंजीपति वर्ग को पड़ती है, बुर्जुआ वर्ग को पड़ती है, क्योंकि वो विचारधारा के माध्यम से क्या है, एक समाज को क्या है एकत्रित रखना चाहता है या उसको जोड़े रखना चाहता है, जबकि ऐसी व्याख्या पूंजीपतियों अब आपके मजदूर वर्ग को नहीं है। परंतु लेनिन ने क्या इसके अंदर क्या परिवर्तित करने का काम किया, और लेनिन का ये मानना था कि यदि क्रांति करनी है तो एक मजदूरों की भी अपनी एक विचारधारा होनी चाहिए, और एक साम्यवादी विचारधारा जिसको उसने नाम दिया, एक क्या है महत्वपूर्ण है। 1902 के अंदर लेनिन ने एक महत्वपूर्ण बुक लिखी, जिसके अंदर लेनिन ने लिखा कि व्हाट इज टू बी डन, कि हमें करना क्या है, हमें क्रांति कैसे करनी है। बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बुक्स है लेनिन की रही। 1905 के अंदर उन्होंने डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का सिद्धांत दिया। 1916 के अंदर फिर से उनकी एक बुक होती है जिनको बोलते हैं कैपिटलिज्म दी हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, कि जहां पे क्या है उपनिवेश है वो क्या पूंजीवाद की विकसित अवस्था है, ऐसा क्या लेनिन का मानना रहा। लेनिन ने जो कार्ल मार्क्स के विचारों के अंदर उन्होंने बेसिक जो फंडामेंटल चेंजेस करने का काम किए, उसके अंदर लेनिन क्या कह रहा है कि सर्वहारा वर्ग के अंदर जो वर्ग जो चेतना का क्या है जो विकास है वह स्वतः नहीं होता है, बल्कि सर्वहारा वर्ग में क्या जो मजदूर जो चेतना है उसको क्या विकास करना पड़ता है, ऐसा क्या लेनिन का मानना रहा है। और जो सर्वहारा वर्ग के अंदर जो सर्वहारा जो विचारधारा या मजदूर वर्ग की जो विचारधारा है उसको जो विकसित करने का जो काम है बाहर से क्या है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाएगा, एक राजनीतिक दल के द्वारा किया जाएगा। वो जो राजनीतिक दल होगा वह कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित होगा, या मजदूरों का वह राजनीतिक दल होगा। इससे क्या जो मार्क्सवादी क्रांति उसको क्या संभव बनाया जा सकता है, ऐसा लेनिन का मानना रहा। यदि हम इन बातों को समझे और इन बातों को जानने के बाद क्या है जो साम्यवादी जो क्रांति हुई क्या भौतिक तत्वों की वजह क्या है, ये चेतना का प्रथम तत्व बन गया था लेनिन के विचारों के अनुसार। और जिस कारण क्या है जो सेवाई ने क्या कहा कि लेनिन के विचारों के अंदर क्या हमें क्या है उल्टे मार्क्सवाद की संज्ञा दी, कि जो लेनिन का विचार है वो उल्टे मार्क्सवाद की क्या है एक संज्ञा है। लेकिन जो लेनिन और टटस्किन एवं प्लेखनोव को जो प्लेखनोव का जो रूढ़िवादी जो मार्क्सवाद है उसको क्या है लेनिन ने अस्वीकार किया, उसको मानने से क्या है इनकार कर दिया। लेनिन ने क्या कहा कि जो परिवर्तित जो साम्राज्यवादी युग में दल द्वारा क्या होंगी क्रांति होंगी, और जो ये क्रांति होंगी ये साम्राज्यवादी शोषण को क्या है जो सबसे कमजोर कड़ी होंगी उस कमजोर कड़ी वाले देश के अंदर क्या है ये साम्यवादी क्रांति होंगी। लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के सर्वोच्च रूप के अंदर माना था। 1916 के अंदर जो उनकी महत्वपूर्ण बुक थी इम्पीरियलिज्म एंड द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म के नाम से, जिसमें क्या लेनिन ने कहा कि एक अधिकारवादी या पूंजीवादी उसको लेनिन के द्वारा नाम दिया गया था। उनके अनुसार क्या है जो पूंजीवादी जो साम्राज्यवादी व्यवस्था के कारण क्या है साम्यवादी क्रांति को क्या है एक दोहरी हानि उठानी पड़ रही है। क्यों? एक तो जो पूंजीवादी जो विकसित पूंजीवादी देश में क्रांति नहीं हो रही है, सेकंड अविकसित देशों का भी इसके अंदर क्या शोषण हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है। लेनिन ने जो साम्राज्यवादी जो विरोधी संघर्ष था और पूंजीवादी जो विरोधी जो संघर्ष था, ठीक है, उसको एक साथ मिलाने का काम किया, क्योंकि एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जो किसी ना किसी क्या उपनिवेश के शिकार थे या भारी ताकत के अधीन हुए रह रहे थे। इसलिए जो लेनिन ने क्या है ऐसे व्यक्ति जो पूंजीवाद के खिलाफ भी संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे देश जो कि साम्राज्यवादी ताकतों के साथ भी संघर्ष कर रहे हैं उनको दोनों मिलाने का काम क्या लेनिन के विचारों के अंदर हमें देखने को मिलता है। लेनिन क्या बोलता है कि जो सोवियत संघ के अंदर क्या है यूएसएसआर के अंदर क्या है जो साम्यवादी जो क्रांति है वो क्या अपने आप में स्थायी क्रांति होंगी। जब पश्चिमी ये तभी स्थायी रह सकती है जबकि पश्चिमी यूरोपीय क्रांति में भी पश्चिम के अंदर या यूरोप के अंदर भी क्या है इस क्रांति को क्या है फैलाया जा सके या दुनिया के सभी देशों के अंदर क्या मार्क्सवाद के विचारों पर आधारित क्या क्रांति हो सकी। परंतु इस विचार के अंदर क्या बाद के अंदर 1924 के अंदर जब लेनिन की मृत्यु होती है, लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ के जो अगले शासक होते हैं स्टालिन, उन्होंने वन कंट्री सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया
कि एक देश के अंदर पहले क्या हमें जो साम्यवादी है या समाजवादी जो क्रांति है उसको स्थायी बनाना है। जब सोवियत संघ के अंदर जो साम्यवाद की जो ये क्रांति है, समाजवाद की जो ये क्रांति है स्थायी बन पाएगी, उसके बाद कि हम दुनिया के जो बाकी देश है उसकी तरफ भी आगे देखने बढ़ने का काम करेंगे। स्टालिन ने क्या है ऐसा जो प्रयोग है वो क्या है सोवियत संघ के अंदर 1924 के बाद क्या स्टालिन क्या कह रहा है कि साम्यवाद का जो सोवियत संघ में क्या बनाए रहना क्या है पश्चिमी पूंजीवादी देशों के समर्थन पर आधारित अपने आप में नहीं है। वे क्या कह रहे हैं कि सोवियत संघ का समाज क्या है वर्गहीन समाज हो चुका है, वर्गहीन समाज हो चुका है। परंतु जो बाहरी परिस्थितियां हैं पूंजीवादी जो शक्तियों के कारण क्या है सोवियत संघ अभी भी अपने आप में क्या है राज्य बना हुआ, क्योंकि राज्य क्या अपने आप में एक शक्ति का प्रतीक है, ऐसा इसका मानना स्टालिन का रहा था। परंतु जो कुछ एक जो क्रिटिसाइजर्स थे, आलोचक थे, उनका यह मानना था कि स्टालिन के युग के अंदर क्या है जो साम्यवादी जो व्यवस्था में जो शक्तियों का जो केंद्रीकरण क्या है वह पार्टी के अंदर हो गया था, और जिस कारण क्या है वहाँ पे भी जो व्यक्ति की जो पूजा है जो हीरोशिप जो वहाँ पे भी आरंभ हो गई थी, और जो सत्ता के जो अति केंद्रीकरण जो सेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वह भी क्या वहाँ पे बहुत अधिक प्रभावी हो चुका था। अब जो लेनिन के भी बहुत सारे जो क्रिटिसाइजर्स रहे या आलोचक रहे उनका क्या मानना है, जिसके अंदर क्या जो पहला नाम क्या है जूलियस मार्तोव का है, और जूलियस मार्तोव साहब ये कह रहे हैं कि लेनिन के जो बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी उस तरीका क्या उन्होंने समर्थन नहीं किया, उसको सपोर्ट नहीं किया है। वे मंशेविक और अल्पमत में थे, और उन्होंने प्लेखानोव और के जो विचारों का क्या उन्होंने समर्थन किया था, और उन्होंने क्या है जो ये माना था कि रूस के अंदर क्या पहले बुर्जुआ क्रांति हो रही थी, मतलब पहले पहले क्या होगा जो वहाँ पे जो पूंजीवाद क्या है वो चरम सीमा पर पहुंचेगा, और अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद ही वहाँ पे क्या है साम्यवादी जो क्रांति होगी उसको संभव बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए क्या उन्होंने एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो टूल्स रहते हैं, लोकतांत्रिक जो तरीके रहते हैं उस बात का क्या उन्होंने समर्थन किया। टटस्की और जो रोजा लग्जमबर्ग ने भी लेनिन के क्रांति को के विचार को क्या स्वीकार नहीं किया था। अब इसके अंदर हम यदि राज्य पूंजीवाद की बात करें जो मार्क्सवाद का एक राजनीतिक सिद्धांत के अंदर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, तो राज्य जो पूंजीवाद की जो बात है ये जो एक महत्वपूर्ण मार्क्सवादी विचारक है जिनका नाम बुखारिन रहा है। बुखारिन ने अपनी जो महत्वपूर्ण बुक थी इम्पीरियलिज्म एंड वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर क्या राज्य पूंजीवाद का जो विचार है उसको दिया था। यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण ये बात है कि जो रोजा लग्जमबर्ग थे जो दूर मार्क्सवादी थे, मतलब मार्क्सवाद थे, उन्होंने ये चेतावनी दी थी उस समय भी, उन्होंने क्या इस बात को सचेत किया था या संकेत दिए थे कि जिस प्रकार सोवियत संघ में क्या है क्रांति का प्रयोग किया जा रहा है ये मार्क्स द्वारा जो मार्क्स द्वारा क्रांति का जो रास्ता बताया गया है उस रास्ते से क्या है अपने आप में अलग है। रोजा लग्जमबर्ग में तो यहाँ तक कहा था कि इससे अच्छा कि क्रांति ही ना हो, सोवियत संघ के अंदर जिस हिसाब से क्रांति हुई है वो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित क्रांति नहीं है, इससे बेहतर तो ये होता कि क्रांति ही ना होती, ऐसा रोजा लग्जमबर्ग का मानना रहा है। इसी के साथ साथ बहुत सारे जो क्रिटिसाइजर्स हैं 1990 के दशक के अंदर जो सोवियत संघ के अंदर जो मार्क्सवाद का जो विचार था या साम्यवाद का जो विचार था, जो कोल्ड वॉर का जो इरा समाप्त होता 1990 के बाद के साथ, और जिसके साथ सोवियत संघ का भी पतन होता है, सोवियत संघ जो एक समाजवादी मुल्क था और पूरी दुनिया को भी इस बात का हिमायती रहा था या वकालत कर रहा था कि पूरी दुनिया ने भी क्या है मार्क्स के द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलना या साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा को अपनाना है, और जो अमेरिका के साथ टक्कर ले रहा था, पूंजीवाद के जो साथ टक्कर ले रहा था, बहुत सारे ऐसे कारण रहे कि 1990 के अंदर क्या 1990 के दशक के अंदर क्या सोवियत संघ का पतन हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है बहुत सारे जो क्रिटिसाइजर्स रहे, आलोचक ने तो ये कहा था कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है जो ये माना जाता कि कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित था, दरअसल वहाँ के अंदर क्या है वो कार्ल मार्क्स के विचार नहीं थे बल्कि स्टालिन के विचार थे। इसलिए सोवियत संघ का टूटना कार्ल मार्क्स के विचारों का टूटना नहीं है बल्कि स्टालिन के विचारों का टूटना माना जाता है, ऐसा आलोचकों का मानना रहा है। ठीक है, अतः इसके साथ साथ जो स्टालिनवाद है जो या शास्त्रीय मार्क्स के विचारों का क्या है ये अपने आप में उल्लंघन रहा है जिस हिसाब से सोवियत संघ के अंदर किया गया। इसलिए जो मार्क्स के जो समर्थक है वो ये मानते हैं
कि आज भी जो मार्क्स के विचारों का जो प्रासंगिकता है, रेलेवेंस है, वो क्या बहुत अधिक है। परंतु स्टालिन ने सोवियत संघ के अंदर क्या है, जिस हिसाब से कार्ल मार्क्स के विचारों को सही ढंग से लागू नहीं किया, या बाद के अंदर 1985 के अंदर खुर्चेव ने क्या है जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो वहाँ पे बात की, ग्लासनोस्त या पेरेस्ट्रोइका की बात की, या जिस तरीके से कार्ल मार्क्स के विचारों को सही तरीके से सोवियत संघ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसके कारण क्या सोवियत संघ लंबे समय तक क्या है टिक नहीं पाया, और उसे भी क्या है पूंजीवाद को ही या उदारवादी पूंजीवाद को या लोकतंत्र के रास्ते को ही अपनाना पड़ा। यहाँ पे हमें एक बात पॉइंट आउट ये रखनी है कि 60 के दशक के अंदर क्या जो व्यवहारिक रूप के अंदर जो साम्यवादी जो खेमे थे, उसके अंदर अपने आप एक दरार पड़नी शुरू हो गई थी। जैसे चीन के अंदर 1919 के अंदर हमें मालूम है कि माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन के अंदर भी एक साम्यवादी क्रांति हुई थी, और ये जो साम्यवादी क्रांति कार्ल मार्क्स के विचारों के आधारित थी, जिसको बड़ी मदद क्या सोवियत संघ के द्वारा उस समय की गई थी। चीन के अंदर भी क्या है उस समय बहुत गहरे मतभेद उत्पन्न हो गई थी। चीन ने तो क्या स्वयं को क्या है मार्क्सवाद लेनिनवाद का क्या है सच्चा उत्तराधिकारी घोषित किया। चीन का यह मानना था कि सोवियत संघ का दरअसल के अंदर क्या है मार्क्सवाद का सच्चा उत्तराधिकारी नहीं है। सच्चा उत्तराधिकारी कौन है? चीन है। और चीन के अंदर क्या है जो कार्ल मार्क्स के विचार और लेनिन के जो विचार है उसको क्या सही मायने के अंदर लागू किया जा रहा है। इसलिए क्या है जो मार्क्सवाद का जो नेता हो सकता है वो चीन हो सकता है। इस हिसाब से क्या है सोवियत संघ और चीन के बीच क्या है जो दरार पड़नी क्या है मतलब मार्क्सवादी और मार्क्सवादी विचारों के बीच जो दरार पैदा होना क्या है शुरू हो गया था। माओ ने स्वयं को भी क्या है मार्क्सवादी लेनिनवादी भी कहा था, परंतु बहुत सारे जो आज के समय में अंदर जो चीन के अंदर जो क्रांति हुई उसको मार्क्सवाद या लेनिनवाद के नाम से कम और माओवाद के नाम से उसको अधिक जाना जाता है। और ऐसा नहीं है कि चीन के अंदर क्या है जिस 1949 के अंदर क्या जो साम्यवादी क्रांति हुई थी उस साम्यवादी क्रांति के अंदर क्या है मजदूर वर्ग की जो भूमिका वो महत्वपूर्ण रही, बल्कि माओ ने भी क्या बदलती परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार क्या है कि जो कार्ल मार्क्स के जो विचार उसके अंदर संशोधन किया था, और चीन के अंदर जो क्रांति का जो अगवा दस्ता बनाया था उनको क्या है किसानों को बना दिया था। ठीक है, इस तरह से क्या है माओ ने भी क्या परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार क्या है चीन के अंदर क्या है उसकी अलग हिसाब से क्या उसको व्याख्या करने का काम किया था। किसानों ने क्या को क्या है माओ ने क्या है क्रांति का मुख्य दस्ता बना दिया था, और सोवियत संघ के अंदर जो क्रांति पैदा हुई थी वो नौकरशाही की प्रवृत्तियों की क्या उन्होंने भी वहाँ पे आलोचना करने का काम किया गया। क्योंकि जो साम्यवादी का जो क्रांति का जो अर्थ केवल ये नहीं है कि उत्पादन के संसाधनों के ऊपर क्या है निजी व्यक्तियों का नियंत्रण हटा के क्या है मतलब समाज का नियंत्रण स्थापित कर देंगे, परंतु मार्क्सवाद का मतलब ये कि जो वैचारिक जो परिवर्तन है वो भी क्या महत्वपूर्ण है, जो कि चीन के अंदर क्या माओ के द्वारा किया गया एक कल्चरल रेवोल्यूशन वहाँ पे चलाया गया, और एक सतत क्रांति का जो नारा है वो माओ के द्वारा दिया गया चीन के अंदर क्या है ये भी अपने आप एक महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा के अंदर हम इतना ही समझते हैं। अगली चर्चा के अंदर क्या है जो मार्क्सवाद के बारे में क्या है एक राजनीतिक अवधारणा के संबंध में जिस भी तरह की जो चर्चा हो पाएगी उसको मैं कवर करने का जरूर प्रयास करूंगा। आज की चर्चा के अंदर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।